हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश होना चाहिए, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। देखिए, आपके लाइफ में, सबके लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कभी ना कोई प्रॉब्लम आती है या आती रहेगी। आती है, बिल्कुल आती है, सबकी लाइफ में आती है। आ गई है या आएगी, आने वाली है, तो आती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आते हैं, सुख और दुख दोनों ही आते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि टेंशन ना लीजिए, खुश रहिए। तो क्यों कहती हूँ? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, ज़रूर होगा, परंतु अगर आप टेंशन लेंगे तो उस सोल्यूशन को नहीं ढूंढ पाएंगे, वो सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और हो सकता है मिल भी जाए, परंतु उसको मिलने में थोड़ी देर लगेगी। इतनी देर लग जाएगी शायद, जब तक आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए कि आपको समझ में ही ना आए चीज़ें। तो इसीलिए अगर आप अपने माइंड को कूल रखेंगे, शांत रखेंगे, बहुत खुश रहेंगे हर सिचुएशन में, तब आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिनाई आपके जीवन में आती है तो बहुत आसानी से पार कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी कि नहीं जी, टेंशन लेके ही चीज़ें होंगी, तो ऐसा कीजिए, 1 दिन 2 दिन, जब तक भी आपको ऐसा लगे कि मैं टेंशन लूँगा और टेंशन लेने से मेरी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा उसका, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने कमरे में जाइए, 2-3 दिन, जब तक आपका मन करे एक कमरे में बंद हो जाइए और टेंशन लीजिए बस। अब देखिए, टेंशन लेके क्या होता है। टेंशन लेके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, या फिर आपकी तबीयत जो पहले अच्छी थी, थोड़ा आप अच्छे से काम कर सकते थे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते थे बेहतर तरीके से, और शायद अगर सोल्यूशन ढूंढते शांत माइंड से तो मिल जाता, तो क्या वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन टेंशन लेके मिल पाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने आप को और नीचे गिरा दिया, दिमागी तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। तो प्रॉब्लम जो जितनी छोटी थी, अब टेंशन लेके उतनी बड़ी लगने लगी। तो डिसाइड कर लीजिएगा आप। इसीलिए कहते हैं प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, टेंशन लेके काम नहीं चलता। अगर फिर भी टेंशन लेने से काम, आपको ऐसा लगता है कि टेंशन लेनी ज़रूरी है, तो प्लीज़ ये चेक करके ज़रूर देखिएगा। 2-3 दिन एक रूम में बंद हो जाइएगा और फिर देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ या नहीं। बस टेंशन ही लीजिएगा और कुछ काम मत कीजिएगा, सिर्फ टेंशन। चलिए, तो फिर मैं कहती हूँ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने हर कार्य को, अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर लेंगे। जीवन में अगर कोई कठिनाई भी आती है तो बहुत आराम से उसको पार करके चले जाएंगे। हम बात करने वाले हैं आज मुख्य परीक्षा के बारे में। हमने प्रीलिम्स के बारे में देख लिया, उसमें 2 पेपर होते थे, नंबर कितने हैं, कितना टाइमिंग है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सब के बारे में हमने बात कर ली। अब हम किस बारे में बात करेंगे? मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा के बारे में बात करने वाले हम कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने पेपर होते हैं, टोटल क्वालिफाइंग कौन से पेपर हैं, ऑल ओवर मार्क्स कितने हैं, मेरिट कितने मार्क्स पर लगती है। तो ये सारी बातें करेंगे आज हम। क्लियर? चलिए बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में क्या आता है? पेपर 1 में आता है एसे, निबंध। अर्थात निबंध 2 पोर्शन में होता है। फर्स्ट पोर्शन में 3-4 निबंध होंगे, उनमें से आपको एक चूज करना होगा जो आप लिखना चाहते हैं, उसमें से एक। सेकंड पोर्शन में भी ऐसे ही 3 या 4 निबंध दे दिए होंगे, उसमें से आपको एक निबंध चूज करना पड़ेगा। जो भी आप लिखना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। शब्द लिमिट क्या होगी वो आपको साइड में वहां पर बताई जाएगी कि कितने शब्दों का लिखना है। तो 2 ऐसे लिखने होते हैं। क्लियर रखिएगा ये बात, 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो ये कितने नंबर का पेपर आता है? 250 मार्क्स का आता है ऐसे का पेपर। 250 मार्क्स। कितने? 250 मार्क्स का 250 मार्क्स का आता है। 3 घंटे का पेपर होता है, और ये जितने भी पेपर होते हैं 3 घंटे ही है उनकी अवधि। क्लियर? तो पहला हमने बात करी ऐसे के बारे में। 2 ऐसे लिखने होते हैं, 2 निबंध, अर्थात 2 निबंध लिखने पड़ेंगे आपको। पेपर सेकंड क्या है? पेपर सेकंड है जर्नल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। पेपर 1 उसे कहते हैं। अगर हम टोटल काउंट करेंगे, पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पेपर कितने हैं? 9। इस तरीके से हम पेपर गिन रहे हैं। अगर आप सिर्फ पूछें कि सामान्य अध्ययन के कितने पेपर होते हैं, तो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं। क्लियर? सबसे ये बात याद रखिएगा, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं। बाकी किस चीज़ के हैं 9 पेपर, वो भी बात करेंगे इसी वीडियो में, टेंशन ना लीजिए। तो सबसे पहले पेपर में क्या बात करी हमने? निबंध के बारे में। अब पेपर 2 क्या है? सामान्य अध्ययन फर्स्ट।
यानी कि जो जर्नल स्टडीज़ का पहला पेपर होता है उसमें क्या आता है, भारतीय विरासत और संस्कृति। क्या, भारतीय विरासत और संस्कृति यानी कि इतिहास, हिस्ट्री से संबंधित है ये पोर्शन। विश्व इतिहास, ना सिर्फ भारत का इतिहास बल्कि विश्व का इतिहास भी आता है। इतिहास के साथ साथ अर्थात हिस्ट्री के साथ साथ और क्या आता है पेपर 1 में, जर्नल स्टडीज के सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में एक हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, भूगोल, ज्योग्राफी आएगी। क्या आएगी, ज्योग्राफी आएगी। ज्योग्राफी अर्थात भूगोल तथा समाज, सोसाइटी। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, पेपर 1 जर्नल स्टडीज के पेपर 1 में क्या क्या आएगा, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही साथ सोसाइटी। क्लियर, समाज के बारे में चीजें, सोसाइटी के बारे में, उससे संबंधित बातें। तो ये सारी बातें भूगोल और समाज यानी कि भूगोल तथा समाज। क्लियर, भूगोल तथा समाज। और हम ये आज सिर्फ टोटल ऑल ओवर बात कर रहे हैं कि क्या क्या आता है, परंतु इन पेपर के अंदर यानी कि भारत का जो इतिहास है उसके अंदर क्या क्या आता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए अलग वीडियो होगी। ये चारों जो सामान्य अध्ययन के पेपर हैं उनके अंदर क्या क्या आता है। अब ये हमने ऊपर से तो देख लिया कि भाई इंडियन हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, भूगोल तथा समाज आता है, अर्थात ये सारी बातें देख ली, परंतु इनके अंदर भी क्या आता है इनकी भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था सिलेबस को बहुत आराम से एक एक शब्द को बहुत पढ़ना आवश्यक है। सबसे फर्स्ट स्टेप है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पेपरों के बारे में, कौन किस पेपर में क्या सब्जेक्ट आता है, मार्क्स कितने हैं, टाइमिंग क्या है, मेरिट कितने पे लगते हैं। क्लियर कि कितने पेपर हैं जो मेरिट में इंक्लूड किए जाते हैं और कौन से पेपर नहीं किए जाते। पेपर 2 देख लिया हमने, पेपर 3 सामान्य अध्ययन, पेपर 2 यानी कि पेपर 3 है, नंबर वाइज अगर देखेंगे तो पेपर 3 है, परंतु सामान्य अध्ययन क्या कौन सा है, पेपर 2। अब सामान्य अध्ययन पेपर 2 में क्या आता है, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली यानी कि ऑल ओवर कह सकते हैं आप इसको पॉलिटी। क्या, पॉलिटी। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, क्या, सोशल जस्टिस से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो आते हैं इसमें। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भाई भारत का संबंध चीन से कैसा है, अमेरिका से कैसा है, ये सारी बातें। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो पेपर 2 में सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एक तो पॉलिटी आता है, एक सोशल जस्टिस आता है, सामाजिक न्याय, और थर्ड अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। क्लियर। पेपर 4 और सामान्य अध्ययन पेपर 3, क्योंकि फिर बता रही हूँ सीरियल वाइज नंबर 4 है परंतु सामान्य अध्ययन का पेपर 3 है। तो क्या आता है इसमें, इकोनॉमी, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास अर्थात इकोनॉमी सब्जेक्ट होता है ना इकोनॉमी, तो इकोनॉमी आती है पेपर 3 में। प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, मिसाइल वगैरह के बारे में सुना होगा, साइंस एंड टेक, नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास करते रहते हैं तो साइंस एंड टेक आता है। एनवायरनमेंट, पर्यावरण आता है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी आती है। सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, सुरक्षा यानी कि जो हमारी फोर्सेस होती हैं, आर्म फोर्सेस, सीआरपीएफ, ये इन सब बातों, इनके गठन के बारे में, इनका क्या कार्य है, कौन सी सीमा पर, किस बॉर्डर पर कौन सी फोर्स काम करती है, किस फोर्स का क्या सारा कार्य है, ये सारी बातें पढ़ते हैं हम सिक्योरिटी में, सुरक्षा में। और दूसरा है आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 सामान्य अध्ययन पेपर 4 में क्या आता है, पेपर 5 है, नंबर वाइज पेपर 5 है परंतु सामान्य अध्ययन का पेपर 4 है। तो नीति शास्त्र, इथिक्स, क्या आता है, इथिक्स, सत्य, नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा और अभिरुचि यानी कि इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे नीति शास्त्र को, इथिक्स, अपने जो मॉरल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं,
अपने कुछ सब हर इंसान के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वही सब बातें की जाती है कि जब आप शासन में जाएंगे तो उनके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, किस तरीके से कार्य करना है, क्या इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा के बारे में बात की जाएगी, एप्टीट्यूड अभिरुचि के बारे में बात की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। और अगर कुछ आपके मन में ऐसा भरा भी होगा ना, तो इस पेपर में कोशिश ये की गई है नीति शास्त्र में कि अगर आप अंदर से कैसे हैं, आप प्रशासन में जाना तो चाह रहे हैं, क्या रियलिटी में सेवा करने के लिए जाना चाह रहे हैं, मकसद कुछ और रखे जा रहे हैं, तो आप ना इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सारा पेपर मतलब पेपर में ना लिखने के थ्रू आप सारा बता देते हैं अपने अंदर की बातें। भाई जैसे विचार होंगे उसी तरीके से आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे, वही ऑप्शन चूज करेंगे और उसी तरीके से उसको डिस्क्रिप्टिव देंगे कि अगर मैंने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे, प्रॉब्लम को इस ऑप्शन में दे देंगे कि 4 चीज़ दे देंगे आपको विकल्प में कि बताइए ये सॉल्यूशन इनमें से आप कौन सा चूज़ करेंगे। अब जो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चूज़ करेंगे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना भी पड़ेगा कि मैंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस कारण से ये चूज़ किया है। तो अब आपके अंदर क्या है वो सारी बातें कहीं ना कहीं खुल के आ ही जाएंगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आपके अंदर के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश की जाती है पेपर 4 में, सामान्य अध्ययन पेपर 4 में। क्लियर? पेपर 6 में क्या आता है? ये 2 वैकल्पिक विषय हैं, पेपर 6 और 7। पेपर 6 और 7 दोनों वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल, आप कोई भी ऑप्शनल दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शनल है, ऑप्शनल की एक लिस्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, मैथ है, बहुत पूरी लंबी लिस्ट है। तो जो भी आप लेना चाहें ऑप्शनल वो ऑप्शनल, और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर वैकल्पिक विषय पेपर 1, वैकल्पिक विषय पेपर 2। तो 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। अब बात करते हैं, अब हमने ये 7 पेपर देख लिए, ये जो 7 पेपर हैं शुरू के, ये इन पर ही लगती है मेरिट, इनके मार्क्स से डिसाइड होता है सब कुछ, मेरिट इन नंबर पर लगती है। पर ये 2 पेपर, पेपर 8 और पेपर 9 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने इनको पास नहीं किया तो आपने इन पेपरों में, ये बाकी जो ऊपर के 7 पेपर हैं, आपने कितना भी अच्छा किया हो कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि सबसे पहले ये जो क्वालिफाइंग पेपर हैं पेपर 8 और पेपर 9 वही चेक होंगे। अब पेपर 8 और 9 में है क्या? पेपर 8 इंग्लिश, अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश क्वालिफाइंग है, 25% लाने होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर है? 300 नंबर का। बाकी ये जो हमने 7 देखे, 7 पेपर जिनके लिए मेरिट लगती है, सारे 250 नंबर के हैं, 250 मार्क्स के हैं, 3 घंटे का समय है। ठीक है, सारे ये जो जिनके लिए मेरिट लगती है 7 पेपर के ऊपर, ये सब 250 मार्क्स के हैं। परंतु जो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज के 2 पेपर हैं, क्वालिफाइंग 2 पेपर हैं, लैंग्वेज के ही हैं, दोनों 300 नंबर के हैं। ठीक है, 300 नंबर के हैं। 300 नंबर में से आपको 25% लाने हैं, 25% अर्थात 75 मार्क्स लाना आवश्यक है। अगर आप 75 मार्क्स ले आते हैं, 25% अर्थात ले आते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर को। नहीं तो फिर आपने बाकी जो ऊपर के ये 7 है ना, ये जो जिन पर मेरिट लगती है, इसमें कितना भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हो, अपना कितना भी अच्छे पेपर किए हो, कितना भी बेहतरीन लिख के आए हो, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब आपने इन पेपरों को क्वालिफाई नहीं किया। पेपर 8 में आता है इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी। इसमें आपकी ग्रामर आती है, नॉर्मल ग्रामर। मैंने पहले भी कहा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सही गाइडेंस में, सही स्ट्रैटेजी में आप पूरे पेपर को क्लियर कर सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस के सभी एग्जाम अच्छे से। परंतु स्ट्रैटेजी, गाइडेंस सही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बड़े स्तर की भीड़ है, भटकाने के लिए बहुत है। जब आप शुरुआत करने चलते हैं ना, आप क्लियर ही नहीं हो पाते पहले, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरुआत करूं, कौन सी बुक्स पढूं, क्या करूं, क्या नहीं, क्योंकि इतनी सारी बातें, मार्केट इतनी बड़ी है, आप कहां से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, समझ में ही नहीं आता, गुम हो जाते हैं बिल्कुल। और अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो बहुत अच्छे से रास्ता कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने प्री क्लियर किया, मेंस किया, कब इंटरव्यू दिया और कब आपका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत महत्व है गाइडेंस का, सही स्ट्रैटेजी का।
जो भी क्लियर करते हैं ना एग्ज़ाम, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत 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 सारा ज़्यादा, जो सिलेक्शन का पूरा पूरा पॉइंट होता है ना उनका, वो पूरी की पूरी उनकी स्ट्रैटेजी होती है। और साथ ही साथ उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी जो अपने साथ रखी उन्होंने कि मुझे आईएएस करना है तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जो मैंने बनाई है। चलिए, तो बात हमने करी पेपर 8 इंग्लिश, ग्रामर आती है इसमें, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, वोकैबुलरी आएगी, एक छोटा सा शॉर्ट एस्से आता है लिखने के लिए, शॉर्ट एस्से आएंगे, कुछ समरी आ सकती है, आपको संक्षिप्त लेख आ सकता है। तो आप ऑल ओवर कह सकते हैं इसमें ग्रामर आती है 10th तक के स्तर की। बस अगर आपने कोई भी एक बुक ले ली, उसको ही रिपीट करते रहे पूरे साल, आधा घंटा भी दिया, इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदी माध्यम वाले कहीं ना कहीं इस पेपर में मार खा जाते हैं, इन पेपर में कितना भी अच्छा किया हो परंतु ये पेपर मार देता है। अगर यही बात है कि अगर आपने चीज़ें अच्छे से करी, गाइडेंस सही मिल गई, तो ये पेपर भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये पेपर भी क्लियर कर लिया, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई। जो चीज़ आपको ऐसी लग रही थी ना, हाउ कहते नहीं, हाउ लगती है, हवा लगता है मुझे तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ भी आप बहुत आसानी से कर जाते हैं। परंतु सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है अब इस चीज़ की, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े स्तर की मार्केट है ना। तो आपको बहुत समझदारी से निर्णय लेना पड़ता है कि कहाँ किस समय क्या करना है, मुझे कौन सही दे रहा है। चीज़ें देखिए सब हैं, पूरी मार्केट बन चुकी है अब ये, परंतु आपके लिए क्या सही है वो आपको डिसाइड करना है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। चलिए, तो हमने पेपर 8 के बारे में बात की, इंग्लिश। और पेपर 9, या तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो बिल्कुल हिंदी ही प्रेफर करेंगे, हिंदी ही लेंगे, नहीं तो आप संविधान की जो 8वीं सूची है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं सूची में 22 भाषाएं दी हुई हैं, उन 22 भाषाओं में से कोई भी ले सकते हैं आप गुजराती ले सकते हैं, आप बंगाली ले सकते हैं, जो भी 22 भाषा संविधान में दी गई हैं, कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। एक तो इंग्लिश का पेपर होगा ही होगा, साथ में पेपर 9 में अगर आप हिंदी क्षेत्र से हैं तो बिल्कुल हिंदी लेंगे, हिंदी क्षेत्र से नहीं, आप गुजरात से हैं, गुजराती ले सकते हैं। जो भी 22 भाषाएं दी हुई हैं, 8वीं अनुसूची आप देखेंगे तो उसमें 22 भाषाएं दी हुई हैं हमारे संविधान में, तो उन 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप यहाँ पर चुन सकते हैं। ये भी क्वालिफाइंग है, इसके भी 300 ही नंबर हैं, 300 में से आपको 25% अर्थात 75 नंबर लाने आवश्यक हैं। क्लियर? तो अगर आप इन 7 पेपरों का, जिन पर मेरिट लगती है, इनका ऑल ओवर टोटल देखें तो बैठेगा, टोटल कितना बैठेगा इनका, और इन दोनों को मिलाकर क्या बैठेगा इनका, 1750 ऑल ओवर जो मेरिट लगती है वो इन 1750 नंबर पर लगती है। जर्नल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है, साथ ही साथ अगर कोई दिव्यांग है उसके लिए अलग है चीज़ें। क्लियर? वो सारी बातें भी करेंगे, परंतु आप सिर्फ मुख्य परीक्षा का भी पैटर्न देख लीजिए। तो मेरिट जो लगेगी वो 7 पेपर, ये जो मेरिट के लिए 7 पेपर है ना, इनके बेस पर लगेगी और इनके टोटल नंबर होते हैं 1750। अब जब आप ये मार्क्स ले आते, यानी कि ये जो 1750 नंबर के 7 प्रश्न पत्र हैं, अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं, तब उसके बाद आता है इंटरव्यू, लास्ट में साक्षात्कार जिसको बोलते हैं आप, इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स हैं, 275, 275। तो 275 यानी कि 1750 को प्लस करो 275 में, तो ऑल ओवर 2025, तो टोटल मार्क्स इतने होते हैं। अब इस बेस पर अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो इंटरव्यू में आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करते हैं तो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, अपना बहुत बेहतरीन काम किया है मेंस में, तो इंटरव्यू में ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं होती, क्योंकि 1750 प्लस 275 ऑल ओवर चीज़ें देखकर ये पोस्ट रैंक डिसाइड होती है कि आपको क्या रैंक मिलेगी, आईएएस मिलेगी, आईपीएस मिलेगी, आईएफएस मिलेगी, या कौन सी रैंक मिलेगी, जितने भी पोस्ट होंगी तब डिसाइड होगी। तो अगर आपने मेंस बहुत अच्छे से लिखा है तो इंटरव्यू की इतने टेंशन मत लीजिएगा।
ऐसा नहीं होता वो कि इंटरव्यू में ही वो बाहर हो जाते हैं। इंटरव्यू में कहीं ना कहीं बाहर होने का एक कारण ये भी होता है कुछ। तो देखिए उस समय आप जब जाते हैं तो आपकी बातों से, आपके बैठने से, आपके व्यक्तित्व से वो जो वहाँ पर बैठे हैं ना, बहुत एक्सपीरियंस है, पता कर लेते हैं कि ये लायक है इस चीज़ के या नहीं। क्योंकि अगर आप मेंस में क्लियर कर भी लिए कुछ मार्क्स थे, अगर आपका कुछ ही % ऊपर है तो अगर और आपने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कैसे नंबर आएगा। इसीलिए अगर आप मेंस बहुत अच्छे से लिखते हैं तो इंटरव्यू में थोड़ा कम हो ज़्यादा हो भी जाता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, 5-10 नंबर का हेर फेर होता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मेंस के लिए आप अच्छे से लिखिए। अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा मेंस लिखने में भी गड़बड़ी कर दी है। एक कारण, एक रीज़न ये भी रहता है क्योंकि थोड़े बहुत अगर माइनर डिफरेंस से ही आपने मेंस क्लियर किया है तो कैसे इंटरव्यू में आपने कितना भी अच्छा किया हो तो चीज़ें, मार्क्स नीचे रहेंगे ही ना बाकी सबसे। और इंटरव्यू में आपके वो व्यक्तित्व को भी कहने को सिर्फ आधा घंटा या 30 मिनट या 40 मिनट इंटरव्यू चलता है, 30-40 ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं चलता। रेयर केस में हो सकता है चल गया हो, परंतु इतना ही चलता है। तो वो क्या देखते हैं, परंतु आपकी नज़र में क्या देख सकते हैं नहीं पता, परंतु जो सामने आपके बैठे हैं बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत कुछ जांच लेते हैं, बहुत कुछ भांप लेते हैं वो आपके बारे में। क्लियर? तो अब हमने ये सारा ऑल ओवर पेपर देख लिया है। क्वालिफाइंग पेपर की भी बात कर लिया। हिंदी में भी इसी तरीके की आती है, ग्रामर आती है और नॉर्मल कोई नहीं, आपकी भाषा से संबंधित चीज़ें आती हैं। टोटल पेपर आप आराम से कर लेंगे क्वालिफाइंग भी, अगर बेहतर स्ट्रैटेजी है, बेहतर गाइडलाइंस है, गाइडेंस बेहतर है आपको तो। और देखिए ये सामान्य अध्ययन, क्या कहा गया है यहाँ पर, सामान्य अध्ययन। तो ये सामान्य अध्ययन है, इसमें और ज़्यादातर सबके मार्क्स ऐसे नहीं है सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, नहीं, सबके ऊपर नीचे थोड़े बहुत ही होते हैं, किसी के 5 ऊपर हैं, किसी के 5 नीचे हैं, इस तरीके से। क्योंकि सामान्य अध्ययन कहा गया, आपको ज्ञाता नहीं बना रहे, वो बस ये कह रहे हैं सामान्य जानकारी होनी चाहिए सबके बारे में। क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं, प्रशासन के बारे में सब कुछ ना पता हो, परंतु सब कुछ के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, बाकी जाने के बाद जान ही लेंगे। तो सामान्य अध्ययन ज़्यादातर, इसमें इतना अच्छा स्कोर ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, 90, 90, 100 तक, 105, मतलब ऑल ओवर ज़्यादा ऐसा नहीं है। क्योंकि सब हो सकता है भाई किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी हो और भाई उसका भूगोल अच्छा ना हो, तो ऐसा चलता है। तो इसमें ज़्यादा इतनी माइंड नहीं होती, बात ही सामान्य अध्ययन की गई है। इसमें ऐसे ही चलता है, किसी के 5 ऊपर हैं, किसी के 10 नीचे हैं, बस इस तरीके से। सामान्य अध्ययन सब कुछ नहीं पता होना चाहिए, परंतु सब कुछ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। वो ज्ञाता नहीं बना रहे हैं आपको, परंतु आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। और इन सब में ही जुड़कर आता है करंट। अब इकोनॉमिक का कोई मुद्दा उठ रहा है, जैसे आप हमारे यहाँ पर जीएसटी लाई गई थी, करंट से संबंधित था और इकोनॉमी पोर्शन से था। जीएसटी आया, जीएसटी किस में आएगा, जीएसटी आएगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमी कहाँ है, सामान्य अध्ययन पेपर 3 में आती है इकोनॉमी। तो बन गया करंट का मुद्दा इकोनॉमी से रिलेट कर कि जीएसटी के क्या प्रभाव पड़े हैं, किस तरीके से हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है जीएसटी, या फिर उसके नुकसान क्या रहे हैं, जीएसटी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहे। डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये करंट से जुड़ गए। इसी तरीके से इन सब में करंट भी पूछा जाता है। सोशल मुद्दे, 3 तलाक हुआ के पर बिल लाया गया था, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब से जोड़कर ही करंट आता है। मेंस में भी करंट में ज़्यादा, करंट से ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और किसी ना किसी सब्जेक्ट से जुड़े होंगे। क्लियर? तो यही बात है, करंट की तैयारी भी इन्हीं के साथ वो भी जोड़कर करनी पड़ती है सब्जेक्ट से। उसका बेस, करंट का बेस तो यही सब चीज़ें होती हैं, इनका बेस पता होगा तब बहुत बेहतरीन आंसर आप कर पाएंगे। अब आपको अर्थव्यवस्था आपने पढ़ी नहीं है तो आप जीएसटी के फ़ायदे नुकसान कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो ये पेपर 4 सामान्य होते हैं, सबके इसमें इक्वली मार्क्स होते हैं, इक्वली नंबर आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब बात की स्कोर किस में अच्छा किया जा सकता है, आप स्कोर कैसे अच्छे स्कोर किस में पा सकते हैं जिससे कि आप अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें, तो वो होते हैं आपके वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय ये आप अपने मजबूत कीजिए। वैकल्पिक विषय जो भी आपका ऑप्शनल है, जो भी आपने ऑप्शनल चूज किया है, और ऑप्शनल चूज करने में बहुत सावधानी बरतिएगा।
ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने ये ऑप्शनल लिया है तो मैं इसको लूँगा, ये ठीक रहेगा। नहीं, हो सकता है आपके दोस्त की पॉलिटी अच्छी हो तो वो उसे क्वालिफाई कर जाएगा, वो क्लियर कर जाएगा, उसको बहुत बेहतरीन स्कोर करेगा, परंतु आपने अपने फ्रेंड के चक्कर में पॉलिटी ले ली तो आप तो बैठे रह जाएंगे ना। हो सकता है उसकी पॉलिटी अच्छी हो, आपका कोई और सब्जेक्ट अच्छा हो, तो प्लीज़ जब आप ऑप्शनल का चूज़ करते हैं ना तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए मेरे मम्मी ये कह रही है, मेरे फादर ये कह रहे हैं, ये वाला ऑप्शन ले लो, या मेरे चाचा के बेटे ने ये लिया है, मेरे फ्रेंड ने ये लिया है तो मैं ये ले लूँगा। नहीं, प्लीज़ आप अपने आप को समझिए, देखिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स अगर आपको कह रहे हैं तो आप उनको बताइए कि ये सब्जेक्ट मेरा ज़्यादा बेहतर है, और आप उनको समझाएंगे तो वो बिल्कुल समझ लेंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है पेरेंट्स में। हम ही लोग कहते हैं कि नहीं समझते वो, हम उन्हें समझाएंगे तो क्यों नहीं समझते, हम चाहते नहीं, हम तो सीधा कहते हैं वो समझते नहीं है। क्यों नहीं समझेंगे, उन्हें पता है बच्चे के भविष्य का सवाल है। सही कह रहे हैं, पेपर क्लियर अगर नहीं हो पाएगा तो क्यों लेंगे आप वो ऑप्शनल। तो यही बात है, आप इन 2 पेपरों पर पकड़ मजबूत बनाइए, यहीं से स्कोर बढ़ते हैं, यहीं से आप रैंक डिसाइड होती है आपकी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या रैंक, यहीं से चीज़ें होती हैं। और एक पेपर होता है इथिक्स, नीति शास्त्र, बहुत बेहतरीन पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। अगर आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो बेहतर स्कोर कर सकते हैं आप, इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कहते हैं ना, पढ़ाई कम और चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी इसमें। तो थोड़ी सी भी आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया, चीज़ें समझ ली, इसमें थोड़ा समझना ज़्यादा है, रटना कम है। रटना तो भाई देखिए हर सब्जेक्ट में होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी परिभाषा सभी सब्जेक्ट में होती है, सभी तो इसमें भी है, परंतु समझना ज़्यादा है इसको। और आपने बेहतर तरीके से काम किया इस पर अच्छे से, तो ये आपको बेहतर स्कोर दिला सकता है, जिससे आप रैंक डिसाइड हो जाएगी आपकी कि आप किस रैंक के अधिकारी बनेंगे। चलिए, तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है मुख्य परीक्षा के बारे में, आपने वो समझ ली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पर अब आप लिख सकते हैं कि कोई भी क्वेरीज है आपकी तो आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो जीएस पेपर जो चारों जीएस पेपर हैं, इनमें इनके अंदर क्या आता है। अब हमने शुरू में तो देख लिया कि हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। अब इंडियन हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या पोर्शन आता है, वो सारा देखेंगे। मिडिवल आता है, मॉडर्न आता है, आज़ादी के बाद भारत आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत आता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या आता है, ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। तो इन चारों के बारे में भी अलग से बात करेंगे। अभी हमने ऑल ओवर सिर्फ ये देख लिया कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें हमने इसमें ऑल ओवर देख ली। अब अलग से इन 4 पेपर के बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो लंबी वीडियोज़ हो जाएगी, फिर आप कहेंगे इतना लंबा, इतनी बड़ी। तो अभी हमने ये देखा, अब इस नेक्स्ट स्टेप रहेगा हम इन चारों के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे।